बचपन में जब मैं बहुत छोटा था ना, तब फिजिक्स पढ़ते पढ़ते फिजिक्स के बुक्स में कई सारे ग्राफ्स दिख जाते थे, है कि नहीं। और वो ग्राफ्स मुझे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आते थे, तो मैं मतलब दर बदर भटकता रहता था कि कोई समझा दे अच्छे से, ताकि फिर से कोई गलती ना हो। पर समझाने वाला कोई नहीं मिला। फिर मैंने खुद से सब समझा और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी दिन अगर फिजिक्स पढ़ाऊँ तो सबसे पहले मैं ग्राफ्स के बारे में कुछ पढ़ाऊँगा अपने स्टूडेंट्स को। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये अचानक ये कहानी आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ। ये शेयर तो मैं खैर करना चाह नहीं रहा था, लेकिन फिर कल मैंने द फैमिली मैन देख लिया और मुझे कहानियाँ बोलने की जो इंस्पिरेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल गई मुझे। तो इसीलिए कल से मैं बहुत सारी कहानियाँ शेयर करने लगा हूँ। तो चलिए ग्राफ की इस श्राप से आपको मुक्त करते हैं और आपको ग्राफ समझाते हैं। सो लेट्स बिगिन। जरा ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं। देखिए ग्राफ एक्चुअली है क्या, ये आता कहाँ से है भाई, है नहीं, है कि नहीं। देखिए ग्राफ्स जो है ना, वो एक रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है? कोई भी एक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है। एक इक्वेशन से मुझे ग्राफ मिलता है। अब इक्वेशन मतलब, देखिए इक्वेशन मतलब और कुछ भी नहीं, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच जो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करती हो, उसी को हम इक्वेशन कह देते हैं। मान लीजिए कि y और x दो वेरिएबल्स है जो कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू 4x, मतलब ये करके मैंने x और y के बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया हमने। तो इसी को हम कह देते हैं इक्वेशन। और इसको जब हम एक कैलिब्रेटेड पेपर, जिसे हम ग्राफ कहते हैं, उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो बन जाता है ग्राफ। देखिए एक बात तो क्लियर है कि इक्वेशन के हिसाब से अपना ग्राफ तैयार होगा, है कि नहीं। जैसा इक्वेशन होगा उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर ग्राफ मेरे को मिलेगा। तो किस इक्वेशन से कौन सी ग्राफ बनती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है y, और ये y जो है वो x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका ग्राफ कैसे आएगा भाई? तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक इक्वेशन लाना पड़ेगा। ये इन इक्वेशन से इनइक्वालिटीज का ग्राफ आ जाता है, वो मुझे जरूरत नहीं, मुझे इक्वेशंस की ग्राफ चाहिए, है कि नहीं। तो एक बात बताता हूं मैं आपको तो पता ही होगा कि ऐसा जब एक प्रोपोर्शनलिटी साइन रहे तो इसको हटाने के लिए, इसको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए, mx, है कि नहीं। तो कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, y इज इक्वल्स टू mx फॉर्म में है, उसका ग्राफ कैसा आएगा भाई? आप बोलिएगा ग्राफ किसके बीच में ग्राफ होगा भाई? जिस दोनों का वेरिएशन आप देखना चाह रहे हैं, उसी का ग्राफ होगा। यहाँ पे y और x और y के बीच ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका ग्राफ जो आ जाएगा y इक्वल्स टू mx, वो आ जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ यही जानने से हो जाएगा ना? अरे नहीं होगा। मैंने कहा था कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x बढ़ने से y भी बढ़ेगा और x घटने से y भी घट जाएगा। अब सवाल आता है, x का इतना यूनिट बढ़ने से y का कितना यूनिट बढ़ेगा भाई? x अगर डबल हो जाए तो y भी क्या डबल होगा? वो मतलब ये y x के हिसाब से कैसे वैरी कर रहा है, और इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं बोलूं, और
द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये जो हमें बताता है, ये जिससे हमें पता चलता है, उसी को पढ़े लिखे लोग स्लोप कहते हैं। और ज्ञानी लोग जानते हैं कि यही स्लोप, यहां पे जो m है वही है एक्चुअली स्लोप। मतलब m का जो वैल्यू है वो हमें बताता है कि x का चेंज होने से y कैसे चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख लो, अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू 4x, है कि नहीं। तो x अगर डबल हो जाए, मान लीजिए कि x का वैल्यू 2 था, इफ x इज इक्वल्स टू 2 देन y कितना होगा, 8 होगा। x को अगर मैं डबल कर दूं, मतलब x का वैल्यू अगर 4 हो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 16, है कि नहीं। मतलब x के हिसाब से y का वैल्यू क्या होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये 2, द कांस्टेंट वन। तो इसी को हम कहते हैं स्लोप। अभी स्लोप को निकालेंगे कैसे भाई, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर स्लोप्स के बारे में आपको कुछ और जानना है तो मेरा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, यूट्यूब में दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि स्लोप किसे कहते हैं। एक और बार बता देता हूँ स्लोप के बारे में। क्या कह रहा है स्लोप, ये m का वैल्यू है स्लोप। अब m है क्या, m कोई भी नंबर है, ठीक है ना, m इज अ कांस्टेंट एक्चुअली। m आता क्या है, m इक्वल टू एक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये जो स्ट्रेट लाइन है यही इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में मिनिमम एंगल बनाती है थीटा। मतलब आसान भाषा में ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। तो ये अगर थीटा है मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो m का जो वैल्यू आता है वो आ जाता है tan थीटा, जिसको हम और कुछ नहीं स्लोप कहते हैं। इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। और यही डिसाइड करता है कि x का कुछ चेंज से y कितना ज्यादा चेंज होगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो y इज इक्वल्स टू mx अगर है मेरा, अच्छा एक और बता देता हूं, फिर एक और बता देता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल्स टू mx अगर रहे, y इज इक्वल्स टू अगर mx रहे तो मेरा ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, ये ग्राफ इस इक्वेशन का तभी आएगा व्हेन m इज, है कि नहीं, ग्रेटर देन 0। स्लोप जब पॉजिटिव होगा, m इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये भी कह सकता हूं कि स्लोप ग्रेटर देन 0, क्योंकि m का मतलब ही स्लोप होता है। तो इधर m पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है भाई, m का मतलब क्या है, m का मतलब है tan थीटा। m का पॉजिटिव होना मतलब tan थीटा का पॉजिटिव होना, है कि नहीं। और tan थीटा कब पॉजिटिव होता है, जब थीटा क्या होता है, जब थीटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री हो, तभी होता है ना। ये थीटा जब लेस देन और इक्वल, अच्छा इक्वल टू देने से नहीं चलेगा, लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं, थीटा लेस देन 90, क्योंकि tan 90 को तो नॉट डिफाइंड है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। तो थीटा जब लेस देन 90 डिग्री हो तभी tan थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप मेरा पॉजिटिव आएगा। मतलब थीटा लेस देन 90 हो तो मेरा स्लोप पॉजिटिव आ गया। बहुत बढ़िया, मतलब m का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसा आएगा। अच्छा m का वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो, m का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो भाई, इफ m इज लेस देन 0 कैसा आएगा, अच्छा इक्वेशन का क्या कौन सा है, इक्वेशन y इज इक्वल टू mx ही है,
लेकिन इधर पहले था m ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव था, इस बार m है नेगेटिव लेस देन 0, तब ग्राफ कुछ ऐसा, अरे यार सीधा हो जा मेरे भाई, सीधा हो जा, सॉरी, ऐसा आएगा। आप बोलिएगा अच्छा इसका स्लोप नेगेटिव है, आपको कैसे पता चला? मेरे भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, स्लोप मतलब क्या है? स्लोप मतलब है tan थीटा। स्लोप का नेगेटिव होना मतलब tan थीटा का नेगेटिव होना, tan थीटा का नेगेटिव होना मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 होगा, मतलब ऐसा कोई एंगल होगा, ये एंगल है थीटा। और अभी बताया कौन सा एंगल मेजर करना है? एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द मिनिमम एंगल मेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये है थीटा, ये थीटा, तो tan थीटा मेरा आ गया नेगेटिव, फिर है कि नहीं? tan थीटा नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ मेरा तब ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है कि नहीं? अब मान लीजिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, y इज इक्वल्स टू mx का इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ काम आएगा मेरा? एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ पता है ना कि भाई ये जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं? s इज इक्वल्स टू v इंटू टी होता है ना, अरे होता है भाई। इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करना चाहूँ तो ग्राफ बिटवीन s एंड t कैसा होगा भाई? अब आप एक बात देखिए, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स था, ये भी तो वही फॉर्म में है ना, s इज इक्वल्स टू वी टी, वेरिएबल अलग ही हो, दिखने में एक ही है ना, s इक्वल्स टू वी टी। तो s को मैं y एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूँ, टाइम को मैं x एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूँ, तो इसका जो नेचर ऑफ द ग्राफ होगा इसके साथ तो मैच खा जाएगा भाई, मैच हो जाएगा, है कि नहीं? मैच हो जाएगा। अगर मैच हो जाए तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? आप कह दोगे कि ऐसा आ जाएगा, है कि नहीं? एक और बात देख लीजिए, मैं इनिशियल इक्वेशन लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, जहाँ पे ग्राफ था y और x के बीच, तब ग्राफ कुछ ऐसा आया था और इसका वैल्यू tan थीटा इक्वल टू m आ गया था, इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, है कि नहीं? यही तो था। इसके साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो y की जगह s सही है, x की जगह t सही है, मतलब m की जगह v है, मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी स्पीड दे देगा। देखते हैं भाई, किसी भी पॉइंट पर ले लेना, इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो क्या होगा? y बाई एक्स होता है, y बाई एक्स मतलब क्या? इधर s बाई टी, भाई s बाई टी तो वेलोसिटी स्पीड ही होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। सही है भाई, मतलब इस ग्राफ का स्लोप का मतलब स्लोप से मेरे को स्पीड मिल जाएगा। सही है? चलिए अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ भी थोड़ा सिमिलर ही है, थोड़ा सा अलग है। क्या है? देखिए ये जो पिछला वाला ग्राफ था y इज इक्वल्स टू मान ले 4x, है कि नहीं? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इस तरह ना करके y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x का डबल होने से y भी डबल हो जाएगा, x का 1/4 हो जाने से y भी 1/4 हो जाएगा। लेकिन अब मान के चलिए कि रिलेशन जो है कुछ ऐसे दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बहुत ही जाना पहचाना सा इक्वेशन है ये, बहुत ही जाना पहचाना सा इक्वेशन है कि नहीं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अरे सर y इज इक्वल्स टू एम एक्स भी तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, क्या अलग है फिर इन दोनों में? दिख ही तो रहा है, नहीं दिख रहा है? सी नहीं है इधर, सी इधर, सी नहीं है इधर, सी है। तो फर्क जानने, ग्राफ्स के बीच फर्क जानने के लिए मुझे सी का मतलब जानना पड़ेगा। भाई सी है क्या? सर क्या पढ़ा रहे हैं ये बच्चों वाला? अरे सब बूढ़े थोड़े हैं, कुछ बच्चे तो हैं ही। सी होता है y इंटरसेप्ट। अरे बाप रे बाप, इतना अंग्रेजी! y इंटरसेप्ट मतलब समझ में कुछ नहीं आया सर। तेरी कीड़े, समझाया ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा? देखो अभी इसका मतलब क्या होता है। अरे बाबा एक बात सुन ले, पिछली बार मेरा y इज इक्वल्स टू एम एक्स जब था, एकदम जिंदगी आसान थी, ऐसे खींच दिया m ग्रेटर देन 0 में, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया काम कर दिया। इधर लेकिन ऐसे ओरिजिन से मैं खींच नहीं पाऊंगा। सी वही बताता है कि तुम ओरिजिन से मुझे खींच नहीं सकोगे, क्योंकि सी है। सी क्या है? y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को ये c यूनिट दूरी पर काटेगा, इसीलिए ये ओरिजिन से तो पास होने वाला है नहीं, यहां पे वो y एक्सिस को मीट करेगा, और ये जो लेंथ है वो है c, वो है c।
इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस को कितना यूनिट पर ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा, उसी का वैल्यू है सी। अच्छा, ये लेंथ अगर सी है तो इसको तो अनपढ़ लोग भी बोल देंगे कि इसका कोऑर्डिनेट 0, c होगा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, 0, c होगा। इसका अब अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो ये वाला एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ये अगला एंगल होगा थीटा, तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आप। और इधर भी मैंने कंसीडर किया m इज ग्रेटर देन 0, ये अभी सब बताएंगे एक एक करके। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर हो तो ग्राफ ओरिजिन से पास, स्ट्रेट लाइन तो होगा पर ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये क्या है, क्यों पास नहीं करेगा? क्योंकि इसका c इंटरसेप्ट है, y एक्सिस को c यूनिट पर ये काट रही है, इसीलिए y इज इक्वल टू mx में c का वैल्यू 0 था, इसीलिए c का वैल्यू 0 मतलब क्या, y एक्सिस को कहीं काटेगा नहीं डायरेक्टली, इसलिए वो ओरिजिन से पास किया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यही फॉर्म का, यही इक्वेशन का बहुत अलग अलग फॉर्म्स हैं, जरा देख लेते हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। आज तो देख ही लेंगे, सबको देख लेंगे, आज ग्राफ समझा के रहूंगा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बहुत बड़ी, वाह वाह, क्या दिखने में क्या मस्त है यार। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है कि नहीं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बोलने में भी भार भार लगता है, स्ट्रेट लाइन बोल देना शर्म आता है, नहीं भाई 11th में पढ़ रहे हैं, दिखाना पड़ेगा ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मान ले फर्स्ट केस, जब m और c दोनों पॉजिटिव हो, m और c दोनों पॉजिटिव हो, तब मेरा ग्राफ कैसा आएगा? अरे बाप रे बाप, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है ग्राफ कैसा आ जाएगा मेरे भाई और मेरे बहन। अच्छा, भाइयों और बहनों, है कि नहीं, m में ग्रेटर देन 0 है, मतलब tan थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब थीटा लेस देन 90 होगा, मतलब भाई इधर की ओर रहेगा स्ट्रेट लाइन। c ग्रेटर देन 0 मतलब c पॉजिटिव है, c है क्या, y इंटरसेप्ट, मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव में तो इधर ही आएगा, किधर, इधर कहीं, तो मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा भाई, ये कहलाएगा c, ये कहलाएगा थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू m। आ गया ना भाई, बहुत बड़ा ही आसान था। सेकेंड देखते हैं, है कि नहीं। अब अगर स्लोप लेस देन 0 हो और इंटरसेप्ट ग्रेटर देन 0, मेरा जो स्लोप है, ग्राफ का जो स्लोप है, इक्वेशन वही है, इक्वेशन वही है, लेकिन इधर जो है, इधर स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब फिर से बता रहा हूं, थोड़ा याद करो, बताया थोड़ी देर पहले ही। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या बताया था? स्लोप नेगेटिव मतलब tan थीटा नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव कब? जब थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 हो जाएगा। तो चलिए, तो ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 मतलब इधर होगा लाइन, c ग्रेटर देन 0 है मतलब y में पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, मतलब इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है इसीलिए इसका वैल्यू c, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन है, जो एंगल है, तो भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू m इधर भी, है कि नहीं। थर्ड केस, बहुत बढ़िया, मान लीजिए m लेस देन 0 और c भी लेस देन 0 है, तब क्या करना, कैसा आएगा ग्राफ भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, तभी आंसर आ जाएगा, ये सब याद करने की चीज़ है ही नहीं। बस इतना तो आपको पता है कि चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, इस इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब कैसा स्ट्रेट लाइन आएगा उसको देखना है भाई। m लेस देन 0 है मतलब tan थीटा नेगेटिव, थीटा 90 से 180, मतलब ऐसे कहीं पे होगा, इस तरफ आएगा, है कि नहीं। c लेस देन 0 है मतलब c इंटरसेप्ट जो y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस पे नहीं है, अब c का वैल्यू नेगेटिव मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव y एक्सिस की ओर है, तब कैसे कटेगा ये स्ट्रेट लाइन? कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये वाला हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, माइनस c होगा ना, तो c लेस देन 0, m भी लेस देन 0, दोनों नेगेटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना जल्दी समझ जाते हैं आप लोग, वाह। अब मान लीजिए कि m ग्रेटर देन 0 है, c इक्वल टू 0 हो गया, अरे बाप रे, स्लोप इज ग्रेटर देन 0, अच्छा स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इसका कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं। अरे इतना क्या सोचना मेरे भाई, जब भी y इज इक्वल टू 0 हो जाए मतलब ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म में आ गया, इसमें इतना सोचने का है क्या? कुछ सोचने का नहीं है, इसका ग्राफ जो आएगा वो ओरिजिन से पास आ जाएगा। m ग्रेटर देन 0 है तो
अरे यार ओरिजिन से पास हो जाइए मेरे भाई, करवा दिया, ये हो जाएगा थीटा। आसान है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए कि इसी का फॉर्म अगर थोड़ा सा मैं अलग कर दूं, ये वाले का फॉर्म अगर मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, यहां पे तो m ग्रेटर देन 0 था ना। मान लीजिए कि मैं m लेस देन 0 और c इक्वल टू 0 कर दूं, तो सर क्यों आप हम लोग को क्या बुद्धू समझते हो, ये सब पढ़ा रहे हो? अरे जान ले एक और बार, m लेस देन 0 है, बस ऐसे होगा। इंटरसेप्ट तो है ही नहीं भाई, ये आ जाएगा थीटा। बहुत बढ़िया। एक और फॉर्म देख लेते हैं, कह रहा है m ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0। m ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0, अरे बाप रे बाप, है ऐसा कैसे हो गया? अरे यार थोड़ा दिमाग लगा ले, m ग्रेटर देन 0 है मतलब इधर ही आएगा, c लेस देन 0 है मतलब c y इंटरसेप्ट नेगेटिव में चला जाएगा, टिंग 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 थीटा, और ये हो जाएगा 0, -c। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूं। एक और मान लेते हैं कि m इक्वल टू 0 मान लेते हैं इस बार, c ग्रेटर देन 0। अरे स्लोप ही नहीं, अरे यार स्लोप है ही नहीं, स्लोप 0, इसका मतलब क्या होता है भाई? स्लोप ही 0 कर दिया। अरे भाई m इक्वल टू 0, इसका मतलब स्लोप इक्वल टू 0 होगा ना रे। क्या इसी को देख के इतना क्या अनोखा चीज हो गया है, स्लोप 0 कर दिया? अरे स्लोप 0 मतलब tan थीटा 0। tan थीटा कब 0 होता है? अरे सर इतना तो आता ही है, थीटा 0 डिग्री पर, मतलब जो मेरा स्ट्रेट लाइन है। अब थीटा कौन सा थीटा होता है? एक्स एक्सिस के साथ जो वो लाइन बनाती है एंगल, और वो एंगल कह दिया है थीटा, मतलब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती ही नहीं है, मतलब पैरेलल में है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई? इसका ग्राफ हो जाएगा, देखिए सी इंटरसेप्ट कुछ है, इंटरसेप्ट तो है जो, और वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक वाई एक्सिस की ओर रहेगा और ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा, है कि नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं m इक्वल टू 0 और c लेस देन 0 कर दूं, तो ये भाई साहब ऊपर से भड़ाक करके गिर के नीचे आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं। इसका वैल्यू हो जाएगा 0, c इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -c। बस काम खत्म मेरा, है कि नहीं? तो अब कुछ फिजिक्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पर ये सब ग्राफ्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन, है कि नहीं? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो इस इक्वेशन से अगर मैं v और t के बीच ग्राफ बनाना चाहूं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह है, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx, और इसका जो ग्राफ है वो अभी मैंने दिखाया कि m अगर पॉजिटिव है तो सॉरी c और m, अगर m और c दोनों अगर पॉजिटिव है तो कैसे आता है? ये कुछ ऐसे आ जाता है कि नहीं? तो इधर भी मैं मान लेता हूं कि u भी पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है, उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्म और इसका फॉर्म तो सेम है भाई, बहुत बढ़िया, सेम ही है। तो भाई ग्राफ भी तो ऐसे ही आएगा, है, ग्राफ भी ऐसे ही आएगा, जरूर आएगा। और यहां पर जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता, मतलब y इंटरसेप्ट मतलब 0, c, इधर इंटरसेप्ट मतलब क्या, u, मतलब ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0, u का वैल्यू, और यहाँ पे m जो था वो इस एंगल का tan थीटा था, मतलब और y/x था, है कि नहीं? इसका मतलब मैं अगर
इस ग्राफ में ये हो जाएगा थीटा, इसका अगर tan थीटा निकालूं तब मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए एक्सेलरेशन ए, और tan थीटा एक्चुअली इस ग्राफ में है क्या, y बाई एक्स, मतलब वेलोसिटी बाई टाइम। भाई ये तो एक्सेलरेशन ही होता है ना, माने डेल v बाई डेल टी, ये तो एक्सेलरेशन ही होता है। मतलब वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से, ग्राफ का स्लोप से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए है कि नहीं। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए अब कुछ ऐसा है कि v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी है, u ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, a नेगेटिव में, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका, तब कैसे हो जाएगा ग्राफ। देखिए भाई ये एक्चुअली तो क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये तो स्लोप है, स्लोप नेगेटिव मतलब स्लोप, फिर से वही बात, स्लोप नेगेटिव मतलब tan थीटा नेगेटिव होगा, थीटा ग्रेटर देन 90, तो मतलब कुछ इस तरह आएगा। इस तरह क्या है, ओरिजिन से पास करेगा ना भाई, इंटरसेप्ट तो है ना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, u पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, मतलब ऐसे कुछ जाएगा ग्राफ। इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा, जिसका tan थीटा करने से आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन, और इसका हो जाएगा क्या 0, u। अब बताइए, अब तो आप इक्वेशन देख कर, अगर लीनियर इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये एक लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसका डिग्री क्या है 1 ही है, हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, इसलिए लीनियर है। लीनियर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, उसमें भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस में भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, वो मैंने आपको इधर बता दिया है कि नहीं। तो एक बात बताता हूं मैं आपको, ये जो मैंने अभी हमने पढ़ा ना कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन, ये बहुत ही सिंपल है। क्यों बताइए तो, जानते हैं क्यों? y और x के बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं, कहीं कैसे भी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, इस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट होता है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसीलिए तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेयर m इज अ कांस्टेंट कहते हैं हम लोग, और उसी को स्लोप बोल देते हैं, उसी को स्लोप का नाम दे देते हैं, है कि नहीं। मतलब क्या, हर एक बार, हर एक स्टेप में x और y एक पर्टिकुलर फैशन से चेंज हो रहा है, x के हिसाब से y एक पर्टिकुलर वे में चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर रेट में चेंज हो रहा है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन ग्राफ्स बहुत तरीके के हो सकते हैं जिसमें आपको स्लोप कांस्टेंट न मिले। मैं अभी दिखाता हूं। मान लीजिए कि कोई स्लोप है ऐसा, कोई ग्राफ है, मान लीजिए ऐसा वाला ग्राफ है कोई, ठीक है ना, कोई ऐसा वाला ग्राफ है। अब आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है इस पॉइंट पर एक ही ग्राफ है, ग्राफ तो एक ही है भाई, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर ए बी सी, इन तीनों पॉइंट पर क्या स्लोप सेम है? जरा देखते हैं, इसी को जरा हम अच्छे से बना करके देखते हैं। पहले मैं ए को कंसीडर करता हूं। ए पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालूंगा? ए पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए वही पुरानी बात, मुझे ए पॉइंट पर क्या करना है ना, एक टेंजेंट खींच लेना है। ये तो खैर हुआ नहीं बढ़िया से, चलिए जो होगा, ये वाला एंगल हो गया थीटा ए। तो इस पॉइंट पर tan थीटा एट ए पॉइंट मेरा आ जाएगा, जो भी हो, छोड़िए, मतलब थीटा ए डिफाइन करेगा इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा। अभी बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अब बी पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, जरा बी पॉइंट को कंसीडर करता हूँ। बी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूँ तो बी पॉइंट में थीटा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा बी। अब सी पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, सी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर कर लिया तब मेरा जो थीटा है वो हो जाएगा ये वाला, ऐसा कुछ थीटा 3। अब एक बात बताइए, थीटा सी, ये तो बहुत ही क्लियर, देख के ही लग रहा है, मैं देख के ही बता सकता हूँ
कि थीटा सी ग्रेटर देन थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए। इसका मतलब मैं ये भी बता सकता हूँ कि tan थीटा सी ग्रेटर देन tan थीटा बी ग्रेटर देन tan थीटा ए। मतलब स्लोप ऑफ दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस, मतलब चेंज स्लोप चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट स्लोप का नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट अलग अलग स्लोप का और बहुत कुछ हो सकता है, अभी दिखाता हूँ। चेंजिंग स्लोप अभी पढ़ाता हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन जब था तब तो बहुत ही आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई लीनियर है और स्लोप कांस्टेंट रहता है। अब मान लीजिए कि इक्वेशन और रिलेशन कुछ ऐसा है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब क्या होगा? अब क्या ग्राफ लीनियर आएगा? नहीं आएगा भाई, लीनियर नहीं आएगा। लीनियर तो कतई भी नहीं आएगा, कतई भी नहीं आएगा लीनियर। क्यों भाई? मैं दिखाता हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ। अच्छा, इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल्स टू k/x। ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये k जो है ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और k लेस देन 0 भी हो सकता है। पहले हम ग्रेटर देन 0 वाला देखते हैं, k ग्रेटर देन 0 वाला पहले देख लेते हैं, k ग्रेटर देन 0 वाला पहले देख लेते हैं। एक बात बोलिए, आप मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ये है मेरा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, मेरा जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू k/x। ठीक है, एक बात बताइए, k जब x जब मतलब x जब 0 को अप्रोच करेगा, व्हेन x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 मतलब x 0 किस पे होता है? y एक्सिस पे होता है ना, y एक्सिस पे होता है। बहुत बढ़िया, मतलब x जब 0 को अप्रोच करेगा तो y क्या अप्रोच करेगा? y इंफिनिटी अप्रोच कर जाएगा, है कि नहीं? है या ना? और k अगर पॉजिटिव हो, k अगर ग्रेटर देन 0 हो और y इज इक्वल टू k/x रिलेशन हो, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता है। ठीक है, मेरा ग्राफ कुछ कैसे आ जाता है? ऐसे, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब अगर k लेस देन 0 हो, k अगर लेस देन 0 हो, k अगर क्या हो? लेस देन 0 हो, इसी इक्वेशन में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तब क्या होगा? तब भी मेरा ग्राफ तो भाई सेम ही आएगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, जब k लेस देन 0 है तब ग्राफ मेरा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप बताइए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, ये इधर और इधर क्यों हुआ भाई? क्योंकि x का अगर प्लस इंफिनिटी हो तब भी y 0 की ओर आ जाएगा, मतलब x एक्सिस की ओर आ जा रहा है, और x अगर माइनस इंफिनिटी की ओर भी जाए तब भी ये पॉसिबल है, तब इस साइड में आ जाएगा, है कि नहीं? तब ये बात दिमाग में रखते हुए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y² अगर रिलेशन रहे, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y² अगर मेरा रिलेशन रहे, इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई? एक बात बताइए, ग्राफ क्या लीनियर है क्या? लीनियर तो है नहीं, ग्राफ लीनियर है नहीं। लेकिन अब एक बात बताइए, यहां पर तो y² है ना, y² है ना, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, इसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y² का ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है ना? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ग्राफ जरूरत पड़ता है। आपने आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम तो सुना ही होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें T इक्वल्स टू कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब T इक्वल्स टू टेम्परेचर जहाँ कांस्टेंट हो, उसमें कहते हैं कि P जो प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम।
आपको नहीं लगता ये इसी प्रकार का है ग्राफ इक्वेशन? तो ग्राफ कुछ इसी प्रकार से आएगा, आता भी है भाई। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग जो ग्राफ बनाए थे वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से दोनों तरफ था। लेकिन ये पीवी ग्राफ है, इसमें सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में ये ग्राफ आएगा, इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि ये तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वॉल्यूम क्या आप नेगेटिव में ले लोगे? किसी का वॉल्यूम नेगेटिव में हो सकता है क्या? तो इसलिए ये पार्ट का ग्राफ नहीं आएगा, सिर्फ पीवी का ग्राफ ऐसे आ जाता है। क्लियर है? क्लियर तो होना ही है भाई, ठीक है ना? चलिए, ये क्लियर है। अब एक और नया चीज पढ़ते हैं, वो है कोई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहे तो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे आ जाते हैं भाई? भाई मान लो कि तुम्हें बोल दिया है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। अब इसमें भी वही बात, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। इसमें भी दो चीज आएंगी कि k ग्रेटर देन 0, k लेस देन 0, दोनों पढ़ते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि k ग्रेटर देन 0 अगर हो तब कैसा आएगा। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ जो है वो पैराबोला आता है। वो क्या आता है? पैराबोला। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, k ग्रेटर देन 0 है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए कि जब x 0 हो तो y क्या होगा? y भी 0 होगा। मतलब ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। इतना तो क्लियर है कि नहीं? ओरिजिन से पास कर गया, दोनों साइड में होता है पैराबोला, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है ऐसे। अब एक और बात बताता हूं आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फॉर्म में जब भी रहे तब पैराबोला का जो ओपनिंग है वो y एक्सिस की ओर रहेगा। लेकिन अगर मैं x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर इक्वेशन लिख दूं, अभी पढ़ाऊंगा, इसको ही पढ़ाऊंगा, इसमें मैं x को डिफाइन किया हूं, तब मैं पैराबोला ही होगा लेकिन x एक्सिस की ओर उसका मुंह रहेगा। ठीक है, ये आता हूं थोड़ी देर बाद में आता हूं, ये थोड़ा सा पहले पढ़ा देता हूं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब मान लेते हैं कि k लेस देन 0 हो तो क्या हो? k लेस देन अगर 0 है, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर में, तब भी पैराबोला ही होगा, बस थोड़ा सा अलग होगा कि ये भाई साहब आ जाएगा नेगेटिव y की ओर। क्लियर है ना? चलिए, पूरा क्लियर है। अब ये तो था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का। अब मान लीजिए x का भी तो मन होता है कभी कभार y से प्रोपोर्शनल हो जाए है कि नहीं? तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर अगर रहे, मतलब x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर रहे, तो फिर से दो केस, जब k ग्रेटर देन 0 हो, तब मैंने अभी आपसे कहा कि जिस वेरिएबल को मैं डिफाइन किया हूं उसके तरफ पैराबोला मूव करके रहेगा। पैराबोला का ओपनिंग उस तरफ रहेगा। k ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव एक्सिस की ओर रहेगा और ओरिजिन से पास करके बैठा के देख लीजिए, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, जब y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब k लेस देन 0 यदि k लेस देन 0 हो, उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं, तब नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। अरे यार, तुम थोड़ा ओरिजिन से पास कर जा मेरे भाई, ऐसे आ जाएगा ग्राफ कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक और इक्वेशन में दिखाता हूं, अभी रुको जरा। एक और इक्वेशन मान लेते हैं कि इक्वेशन अब कुछ इस प्रकार से है कि y इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अरे बाप रे बाप, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर पढ़ा, अभी y इक्वल टू बी एक्स अलग से पढ़ा था, एम एक्स स्ट्रेट लाइन वाला पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों एक साथ है। अब क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा क्या लगाओ? दिमाग लगाओ। पहले तो ये आप चेक कर लो कि इक्वेशन जो है एक्सेस को कहाँ काटते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ काटती है। अगर मैं ये देखना चाहूँ ये एक्स एक्सिस को किधर काटती है, या फिर सबसे पहले वाई एक्सिस को, अगर मैं देखना चाहूँ कि वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर काटती है, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, मतलब एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 बैठा के देख लो, आपको मिल जाएगा
x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। बहुत बढ़िया, ओरिजिन से पास कर रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो निकला मेरा y एक्सिस पे। अगर मैं x एक्सिस पे किस पॉइंट पर ये ग्राफ कटेगा वो अगर मैं देखना चाहूँ तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पे ये ग्राफ कौन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, वो निकालने के लिए मुझे y का वैल्यू 0 बैठाना पड़ेगा। तो bx प्लस सी एक्स स्क्वायर अगर 0 हो, यहाँ से x कॉमन ले लो, b प्लस सी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरा दो इक्वेशन आ रहा है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस बी बाई सी। बहुत बढ़िया, मतलब x एक्सिस को दो पॉइंट पर काटा है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी बाई सी। तो x इक्वल टू 0 तो इधर ही हो गया, उससे पता चल गया। और एक पॉइंट कहाँ पे है ना, x इक्वल टू माइनस बी बाई सी पर वो कटा है। मतलब इसका जो ग्राफ आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो x एक्सिस को दो पॉइंट पर कटेगा, है कि नहीं, पैराबोला ही होगा। ये पॉइंट कहलाएगा माइनस बी बाई सी कॉमा 0, है कि नहीं। मैं इस पॉइंट को भी निकाल सकता हूँ, पता है, मैं इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा ना, इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अभी नहीं, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह, तो ग्राफ तो मैंने कैसे प्लॉट किया अभी मैंने खुद आपके सामने किया, ऐसे करके आपको कर लेना है। अच्छा, इसमें अगर एक और कुछ कोई चाहे तो इंक्लूड कर सकता है क्या ना, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर हो, तो सवाल तो कुछ भी हो सकता है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। कुछ नहीं है भाई, फिर से वही करो, देख फिर से x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पे कटेगा, मतलब ओरिजिन से पास हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब फिर से y इक्वल टू 0 बैठा दे, मतलब बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अगर हो जाए, x कॉमन ले ले भाई, b माइनस सी एक्स इक्वल्स टू, अरे सर क्या कर दिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू बी बाई सी। अरे यार उसमें माइनस बी बाई सी आया था, तो इधर कहीं पे कट देगा, काटेगा एक और बार। इसका तो हो जाएगा 0,0, इसका हो जाएगा बी बाई सी 0। कोई शक नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें से एक और सवाल कर लें क्या, कोई सवाल आ जाएगा इससे? हाँ भाई ज़रूर आएगा, एक मिनट अभी दिखाता हूँ। अभी क्या करता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया ना, मैंने आपको भी पढ़ाया, मैंने आपको अभी पढ़ाया y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसी तरह की क्वेश्चन भी आता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें मैंने ग्राफ प्लॉट किया था y और x के बीच, तो इसमें ग्राफ प्लॉट करूंगा s और t के बीच। अच्छा चलिए आप लोग को अच्छे से समझाते हैं, s और t के बीच ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए s और t के बीच मैंने ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर दिया। इसका ग्राफ आया कैसे था सर, अभी तो कराए, माइनस बी बाई सी और 0 से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे आया था, आया था ना, लिख आया था ना। एक बात बताइए, इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा? आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। एक बात देखिए, आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा बात को समझिए, थोड़ा सा किसको समझिए, बात को समझिए। इसको मैं शुरू से ही कराता हूँ, शुरू से ही कराता हूँ, ठीक है ना। चल भाई, ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका एस और टी ग्राफ प्लॉट करने में एस एक्सिस पर, मतलब ये एस वाला वाई एक्सिस पर, एस वाला एक्सिस पर इसका ग्राफ किस पे, कहाँ पे कटेगा, कैसे निकलेगा ना, टी का वैल्यू 0 बैठाना है। अभी पढ़ा है कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट प्लॉट करने के लिए उसका वो ग्राफ किस पॉइंट पर वाई एक्सिस को टच करेगा, ये निकालने के लिए मुझे x का वैल्यू 0 बैठाना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे एस एक्सिस में ग्राफ किस पॉइंट पर काटेगा एस एक्सिस को, वो जानने के लिए मुझे t का वैल्यू 0 बैठाना है। तो t का वैल्यू 0 बैठाया तो मेरा s का वैल्यू भी 0 आ गया, मतलब वो ओरिजिन से पास तो कर रहा है। अब एक बात बताओ, अब मैं क्या किया था सेकेंड टाइम पे कि वो t एक्सिस को, पिछला बार x एक्सिस था, वो अभी t एक्सिस है, t एक्सिस को ये ग्राफ किस पॉइंट पर कट करेगा वो देखने के लिए मुझे s का वैल्यू 0 बैठाना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू अगर मैं 0 बैठा दूं तो बात तो वही आ रहा है फिर से कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो t मतलब u प्लस ए बाई टू टी इक्वल टू 0 आ जाता है कि नहीं। तो इधर से एक t का वैल्यू 0 आता है और u प्लस ए बाई टू इंटू टी इक्वल टू 0 आता है, मतलब a बाई टू इंटू टी इक्वल टू माइनस यू।
तो t इज इक्वल्स टू -2u/a ये आता है। मतलब 2 पॉइंट पर ये भी काटेगा ऐसे करके, है कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन समझ लिया था क्या इस दोनों को? ना अरे स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन कैसे हो जाएगा? चलना भाई इधर ही कहीं पे मान ले, आराम से काम करना चाहिए, इसीलिए जल्दबाजी का काम शैतान का। आराम से करते हैं, क्या दिक्कत है? क्या किसको कहाँ किसको, सब तो बंद है अभी, लॉकडाउन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आराम से पढ़ते हैं। तो भाई ये कुछ ऐसे आना चाहिए था इसको, फिर से नहीं हुआ अच्छा वाला। आज तो करके रहेंगे अच्छे से, जितना टाइम जा रहा है जाने दो। ठीक, अब सही है, इतना तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा भाई? 0, -2u/a। पर ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को, और ये एस को। भाई टाइम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? टाइम तो कभी नहीं नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए टाइम का नेगेटिव वाले पार्ट को मैं डिलीट मार देता हूं, ऐसे कर दूंगा, ये रहेगा ही नहीं। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं। अब मान ले कि इसी इक्वेशन में थोड़ा सा और दिमाग खराब कर दिया है। इसी इक्वेशन में मान ले कि इसी इक्वेशन को s इज इक्वल टू s0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर दिया। अरे बाप रे, बहुत बड़ा सवाल बना दिया यार। आपको लगता होगा सवाल बड़ा कुछ भी नहीं है, एक बात बताइए। चल भाई देखते हैं ये ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगा। t का वैल्यू 0 बैठा, t का वैल्यू 0 तो ये 0 s0 पे कटेगा, ठीक है ना? s0 पे काटेगा, मतलब उसके बाद तो bx प्लस सी एक्स स्क्वायर वाला है, मतलब उसके बाद तो ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब s इक्वल्स टू ut s0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन देख लिया, मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देख लिया, मैंने पैराबोला भी देख लिया हमने। अब हम जरा क्या बचा है और क्या बचा भाई, जरा देख लेते हैं, रुक। सब पढ़ा दिया क्या? नहीं भाई सब तो हुआ नहीं है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ अभी पढ़ाना बाकी है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। कोई अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, मान ले y इज इक्वल्स टू a e टू द पावर ऑफ माइनस kx, ऐसा कोई इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू a e टू द पावर ऑफ माइनस kx। इसका ग्राफ कैसे आएगा? एक बात बताता हूं तेरे को, सुन ले। y इज इक्वल्स टू, इसको मैं a बाई e टू द पावर ऑफ kx लिख सकता हूं ना? बहुत बढ़िया। मुझे ग्राफ प्लॉट करना है y और x और y के बीच में, और ये बाप रे बाप, इन दोनों के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। एक बात बता, तो क्या बता, एक बात बता मुझे, मैं पहले देखूंगा कि ये जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। तो y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, ये जानने के लिए मेरे को क्या करना है भाई, x का वैल्यू 0 बैठाना है। बेटा इधर x का वैल्यू 0 अगर बैठा दूं मैं, तो e टू द पावर ऑफ 0 मतलब a बाई e टू द पावर ऑफ 0, और e टू द पावर ऑफ 0 समथिंग टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1 होता है, तो इसका वैल्यू a आ जा रहा है। मतलब ग्राफ जो है y एक्सिस को a पॉइंट पर काटेगी। अब एक बात बता, x जब टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर हो इंफिनिटी जा रहा है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर? y का वैल्यू अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। मतलब जब x इंफिनिटी की ओर भागने का कोशिश करेगा, y x एक्सिस की ऊपर जाने की कोशिश करेगी। y जो है ग्राफ जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का कोशिश करेगा, क्योंकि x एक्सिस में ही y 0 होता है कि नहीं? तो ग्राफ मेरा आ जाएगा कुछ ऐसे। टच नहीं कराना, इसको टच नहीं कराना है, नहीं कराना है मेरे को। टच कब होगा? जब x इंफिनिटी में जाके टच होगा।
टच होगा मतलब y का वैल्यू 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 कब होगा? जब x का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब जाते जाओ जितना दूर तुम सोच सकते हो, उससे भी आगे, उससे भी आगे जा करके ये फिर y का वैल्यू फिर 0 होगा। इतना क्लियर है। चलिए, एक्सपोनेंशियल का एक और ग्राफ आता है कि नहीं? एक्सपोनेंट का एक और ग्राफ आता है कि y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के एक्स। इसका ग्राफ कैसे आएगा? एक बात बताइए, इसको अगर मैं तोड़ूं तो a y इज इक्वल्स टू a माइनस ए ई टू ए बाई ई टू द पावर ऑफ के एक्स आएगा ना? आएगा ना? इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, है कि नहीं, तो पहले देखते हैं y एक्सिस को किस पर काटेगा। तो x का वैल्यू 0 बैठा, x का वैल्यू 0 बैठा लेने से ये तो 1 हो जाएगा, मतलब a माइनस ए 0। अरे बाप रे, y 0 आ जा रहा है। x का वैल्यू 0 बैठाने से y 0, मतलब ओरिजिन से पास करेगा भाई। बहुत बढ़िया दिमाग है बंदे के पास। x अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू क्या बचेगा? a। मतलब x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है कि नहीं, तब y a को अप्रोच करेगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा जहां पे ये जो जहां पे सैचुरेशन हो गया वैल्यू, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सपोनेंशियल भी हो गया। अब बचा मेरा सिर्फ इलिप्स एंड सर्कल। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दो बहुत छोटा छोटा है, ज़्यादा है नहीं। एक होता है इलिप्स, है कि नहीं? है कि नहीं? इलिप्स, इलिप्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए और बी क्या है अभी समझ में आ जाएगा। ए है एक्स एक्सिस की और एक्सिस जो, और y है, b है y एक्सिस की, अभी समझ में आ जाएगा। इसका ग्राफ कुछ आता है इस तरह से, ठीक है, जहां पर ये पॉइंट हो जाएगा 0, माइनस ए, ये पॉइंट हो जाएगा सॉरी माइनस ए, 0, माइनस ए, 0, ये हो जाएगा a, 0, ये हो जाएगा 0, b, ये हो जाएगा 0, माइनस b। कुछ और बातें बतानी है इसमें, ठीक है? क्या क्या भाई? इसका दो फोकस होता है, फोसाई जिसे कहते हैं हम। इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए ई, 0 और ए ई, 0। ई का बारे में बताता हूँ, अभी बताऊँगा। ये जो लेंथ है ये तो ओरिजिन है, ये जो लेंथ है ये हो जाता है बी, ठीक है, ये हो जाता है, ये हो जाता है बी, और ये हो जाता है ए। इस केस में देखो, इस इलिप्स का इस ड्राइंग में तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कि ए ग्रेटर देन बी है ना, ठीक है ना? ये तो ए ग्रेटर देन बी वाला केस है, बी ग्रेटर देन ए वाला केस है, तो ऐसे हो जाएगा, वो तो कॉमन सी बात है, ठीक है ना? अब जो है ए को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस जब ए ग्रेटर देन 0 हो, और बी को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है? ई है इसेंट्रिसिटी, ये है इसेंट्रिसिटी, ये इलिप्स के लिए ये कांस्टेंट रहता है, और इसका वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर व्हेन ए ग्रेटर देन 0, ठीक है? अब थोड़ा जादू दिखाते हैं, मैं अब थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो इसेंट्रिसिटी है ना, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है? ये अगर 0 हो, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रूट है उसका वैल्यू आ जाता है 0, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी। अरे बाप रे, दोनों एक्सिस सेम हो गया क्या? दोनों एक्सिस का, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ सेम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा तो भाई सर्कल हो जाएगा। यस, तो सर्कल मतलब इलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज 0, है कि नहीं? अब एक बात बताइए,
सर्कल अगर मैं कंसिडर करूँ, क्योंकि सर्कल आप तो बहुत अच्छे से आप फैमिलियर हो, इसलिए मैं सर्कल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सर्कल का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो इसमें इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर, है कि नहीं। इधर देखिए मैंने कहा जब दोनों एक्सिस सेम हो जाए तब ये सर्कल बनता है, मतलब सर्कल का जो आर और आर है वह एक्चुअली इलिप्स का ए और बी, मतलब दो, एक सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं, कोई मुझसे पूछ दे कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, तो अगर मुझे पता है कि सर्कल का एरिया पाई इंटू आर होता है और आर जो है वो एक्चुअली इसमें ए और बी है, चूंकि सर्कल में दोनों इक्वल होता है इसलिए आर ही लिखते हैं हम, अलग अलग होता तो ए बी, तो पाई इंटू ए इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स, यही लिख दूंगा एरिया अंडर द इलिप्स या फिर विद इन इलिप्स। ठीक है, चलिए अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सर्कल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्कल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, एक टू सा। सर्कल जो है ना, सर्कल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये जो है देखिए x1 और y1 जो है ये दोनों सेंटर का कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये इक्वेशन जो सर्कल बनाएगा ना, जो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए ये सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो होगा x1, y1, ठीक है। अब अगर इफ x1 इक्वल्स टू 0 और y1 दोनों का वैल्यू अगर 0 है, x1 0 y1 0 मतलब ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर अगर हो तब सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो जाएगा जब x1 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर व्हेन सेंटर लाइज एट ओरिजिन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड ग्राफ्स थे जिसको अब आप इक्वेशन को देखकर ही आप ग्राफ का नेचर कैसा होगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।